जय हिंद दोस्तों, स्मार्ट आइज फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन जून 16 के प्री सिक्योर में हम लोग ये टॉपिक्स आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक और बात, हमारा पर्पस आज से ये है, हम ये ट्राई करेंगे कि प्री सिक्योर जो करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन का सेशन है वो आपके लिए मॉर्निंग में अवेलेबल हो जाए, सो दैट थ्रू आउट द डे आप ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सिंसियरली अच्छे से एनालाइज कर सकें। इससे रिलेटेड नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना सकें, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसका आंसर करो, है ना। सिंसियरली अपनी पढ़ाई करते जाओ। एंड अगेन आई एम सेइंग कि प्री सिक्योर इज नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स। इसका पर्पस, मेन पर्पस, प्राइमरी पर्पस प्रीलिम्स के लिए है, पर इसके पॉइंट्स आप मेंस में भी यूज कर सकते हो, राइट। जो कि आप क्वेश्चंस में देख सकते हो कि चाहे सपोज हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करें या हम लोग गवर्नेंस से रिलेटेड करें, एनवायरनमेंट से रिलेटेड करें, एंड अलग टॉपिक से रिलेटेड आप मेंस में भी एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो, ठीक ना। सो पहला टॉपिक आज का जो है वो है सोडियम आयन बैटरीज के बेनिफिट्स के ऊपर। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली वी यूज सोडियम आयन बैटरी जो है एक वो ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि हम लोग क्या यूज करते हैं ज़्यादा, लिथियम आयन बैटरीज। बट लिथियम आयन बैटरीज के लिए ना कहीं हमें चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और चाइना सिंस लिथियम के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, दैट्स वाई सोडियम आयन बैटरी उसके एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एंड इंडिया के साइंटिस्ट ने, वाइज माइंड्स ने अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट किया है, रिसर्च किया है, वो सोडियम आयन बैटरी को बड़ा अच्छा और ज़्यादा पुश कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। देन वी विल स्टडी अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इट ऑलवेज रिमेन्स इन न्यूज, चाहे हम एलन मस्क के स्टार लिंक की बात करें या बाकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें, न्यूज में रहता ही है। ग्रुप ऑफ 7 नेशंस, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है कनाडा ने ग्रुप ऑफ 7 के जो एनुअल मीटिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। देन एक लिस्ट, एवी लिस्ट। नाउ ये एवी लिस्ट है क्या, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, वो देखेंगे, इसका क्या पर्पस है। देन थर्मल इक्वेटर नाम का एक टर्म न्यूज में था। इक्वेटर तो हम सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 0 डिग्री क्या लैटिट्यूड। बट ये 0 डिग्री लैटिट्यूड ये तो इक्वेटर हो गया। व्हाट इज दिस थर्मल इक्वेटर। एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। ये आज के सेशन का एजेंडा रहेगा। पहला क्वेश्चन है सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर, दैट आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ सोडियम आयन बैटरीज कंपेयर्ड टू लिथियम आयन बैटरीज हाउ मेनी आर एक्यूरेट। इस तरह से आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में था, बड़ा अच्छा, दैट इंडियन प्लेयर्स नाउ दे आर वर्किंग ऑन सोडियम आयन बैटरी एज चाइना टाइटन्स लिथियम आयन स्ट्रेंगल होल्ड। चाइना लिथियम की प्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाह रहा है, दैट्स वाई इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो वाइज माइंड है, वो सोडियम आयन बैटरी पर काम कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड नोट्स तो मैंने तुम्हारे लिए आगे अटैच कर ही दिए हैं। इस क्वेश्चन को समझ लो कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या कर रहा है, सोडियम इज सिग्निफिकेंटली मोर अबंडेंट देन लिथियम एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर एट ए रिलेटिवली लोअर कोस्ट। एंड दैट इज करेक्ट गाइज। वी नो कि हमारा एक तो हमारा सी वाटर के लिए हमारा जो सी कोस्ट है वो भी हमारे पास काफी बड़ा सी कोस्ट होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सी कोस्ट ऑफ इंडिया, है ना, कितना सी कोस्ट लेंथ है, कितना सी शोर लेंथ है हमारे पास। सोडियम इज सिग्निफिकेंटली मोर अबंडेंट। वी नो कि लिथियम जो है हमारे पास इंडिया में भी लिथियम का रिजर्व है, बट सोडियम उसके कंपैरिजन में ज़्यादा एबंडेंट है। और जब ये ज़्यादा एबंडेंट है देन इस एलिमेंट को हम यूज कर सकते हैं बैटरी बनाने के लिए या बाकी पर्पस के लिए। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सोडियम आयन बैटरीज आर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। यस, दे आर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं गाइज, एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है ही, उसके साथ साथ और क्या है कि इन्हें ना हाई टेम्परेचर पे भी वर्क किया जा, ये हाई टेम्परेचर पर भी वर्क करेंगे। और लिथियम आयन बैटरी के साथ हमारी प्रॉब्लम क्या होती थी कि हाई टेम्परेचर पर वर्क करने पर लिथियम आयन बैटरी में ब्लास्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, बट सोडियम आयन बैटरी में वो प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वाई सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। सोडियम आयन बैटरीज कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट 0 वोल्ट्स इनहेंसिंग सेफ्टी। लिथियम आयन बैटरी को ना चार्ज करके ट्रांसपोर्ट करना होता है, जिसमें उसमें वही कि अगर सपोज हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया तो ब्लास्ट के चांसेस हो सकते हैं, राइट। आप इवन एयरपोर्ट में भी देखोगे कि जब हम एयर ट्रेवल करते हैं तो लिथियम आयन बैटरीज या लिथियम आयन बैटरी वाले इक्विपमेंट्स ले जाने को लेकर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सोडियम आयन बैटरी को 0 वोल्ट पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इसलिए सेफ्टी मेजर्स भी इसके अच्छे हैं। थर्ड इज करेक्ट। सोडियम आयन बैटरी यूज एल्यूमिनियम विच इज लेस एक्सपेंसिव देन द कॉपर यूज्ड इन लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। यस, सोडियम आयन बैटरी एल्यूमिनियम यूज करता है, कॉपर नहीं। कॉपर लिथियम आयन बैटरी में यूज होता है। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम तो जी नहीं रहे कि हमारे पास कॉपर का सोर्स ज़्यादा था और यूज कम था। सो कॉपर अब ज़्यादा कॉस्टली है, एल्यूमिनियम उसके कंपेरिजन में चीपर है, और सोडियम आयन बैटरी में एल्यूमिनियम यूज हो रहा है। सो अगेन कॉस्ट वाइज भी इफेक्टिव हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया हमारा सोडियम आयन बैटरी।
सो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, याद रखिएगा इसे। इससे रिलेटेड यहाँ नोट्स हैं। देन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अब इस क्वेश्चन को इसलिए दिया गया है क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लेकर स्पेशली इनके सर्विसेज को लेकर, स्टारलिंक के सर्विसेज जो हमारे वाइज माइंड एलन मस्क से रिलेटेड है, इसको लेकर इंडिया में भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस डिपेंड ऑन अ नेटवर्क ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू होम्स एंड बिजनेस ऑन द ग्राउंड। यस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम किस पे डिपेंड करते हैं, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स पे। एंड दिस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि इन्हीं ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की हेल्प से वी प्रोवाइड द कनेक्टिविटी टू होम्स एंड बिजनेस ऑन द ग्राउंड इवन ऑन द रिमोट रीजन्स। जिन रीजन में वायर्ड कनेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, वहां सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के हेल्प से कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जा सकता है। दैट्स वाई हमारे जो आर्म फोर्सेस जो टफ टेरेन में भी वर्क कर रहे हैं, सपोज लद्दाख में जहाँ पे वायर्ड कनेक्शन नहीं पॉसिबल है, आज सैटेलाइट फोन की मदद से बात कर पाते हैं ना, कनेक्टेड रहते हैं अपनी फैमिली से। सो पहला करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट। देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेसेसिटेट्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वायर फॉर डाटा ट्रांसमिशन। अब ये नेटवर्क ऑफ वायर एक्चुअली सैटेलाइट कम्युनिकेशन में तो चाहिए नहीं, बड़ा कम चाहिए, जितना भी चाहिए होता है वो बहुत कम चाहिए होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क नहीं चाहिए वायर का। दैट्स वाई सेकंड इज रॉन्ग। OneWeb मैनेजेस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। OneWeb एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी है, फ्रेंच बेस्ड कंपनी की सब्सिडरी है। भारतीय एयरटेल का भी इसमें अच्छा खासा शेयर है, भारतीय एयरटेल का, बट ये ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट वो स्टारलिंक है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कौन सी है, स्टारलिंक सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो थर्ड भी रॉन्ग हो गया, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, यहाँ पे उससे रिलेटेड नोट्स जो अभी मैंने आपको समझाया। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ग्रुप ऑफ 7 पे। अब ये ग्रुप ऑफ 7, ये ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम इंटरनेशनल रिलेशंस जो है तुम्हारे जो जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है, जो तुम मेंस में अभी जैसे अपकमिंग यूपीएससी मेंस की हम बात करें या एपीएससी मेंस की बात करें या बाकी स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशंस की बात करें, तो जीएस पेपर 2 में आईआर में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, कैनेडियन पीएम ही इनवाइटेड इंडियन पीएम टू G7 मीट। क्या तुम इंडिया G7 का मेंबर है क्या? सबसे पहले वे बताओ कि इज इंडिया अ मेंबर ऑफ G7, है क्या मेंबर? पहला क्वेश्चन ये। अगर इसका आंसर तुम्हें पता है तो अभी आगे काफ़ी हिंट मिल जाएगा, है ना। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, राइट, बट स्टिल इन्वाइट किया गया है। तो उससे रिलेटेड हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या, द G7 वॉज फाउंडेड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन इन रिस्पॉन्स टू द 1973 एनर्जी क्राइसिस। यस, 1973 में जो एनर्जी क्राइसिस हुआ तो उसी बेसिस पर G7 का फाउंडेशन किया गया। आप यहाँ पे G7 के नेशंस देख सकते हो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। कितने नेशंस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे 8 क्या हो गया? तो यूरोपियन यूनियन भी जो है ना, वो भी G7 का मेंबर है, बस नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर है। इसके नंबर को हम काउंट नहीं करते हैं। यूरोपियन यूनियन के मेंबर मतलब डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन से चेयरमैन नहीं बन सकता है, चेयरमैन इन सब के बीच में रोटेशन में बनेगा। तो G7 में अभी 7 ही मेंबर है। ये 8वां जो है, जिसको जब आप ऑफिशियल डिटेल्स देखोगे तो ये नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर में काउंट होता है। ये जो फिगर में यहाँ पर है, ये नॉन न्यूमरेटेड मेंबर में है, याद रखिएगा ये। अर्लियर ये G8 थे, तो G8 से बाहर कौन हुआ? वी ऑल नो, रसिया बाहर हुआ। कब बाहर हुआ G8 से? मतलब रसिया के बाहर होने से जब G8 G7 बन गया, तो रसिया कब बाहर हुआ और क्यों बाहर किया गया इसको, ये कमेंट करके तुम मुझे बताओगे। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं। द यूरोपियन यूनियन टेक्स पार्ट इन G7 and is represented at summits by the President of European Council and the President of the European Commission। बिल्कुल यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन नॉन न्यूमरेटेड मेंबर्स है, दैट्स वाई पार्टिसिपेट भी कर सकता है। हालांकि G7 की प्रेसिडेंसी उसको नहीं मिलेगी, यूरोपियन यूनियन की तरफ से उसके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करेंगे। G7 होस्ट कंट्रीज आर अनेबल टू इनवाइट कंट्रीज एज गेस्ट कंट्रीज और आउटरीच पार्टनर्स। क्यों नहीं इनवाइट करेंगे? अभी G7 की प्रेसिडेंसी इस साल पता है किसके पास है? G7 की प्रेसिडेंसी है कनाडा के पास। तो कनाडा ने किसको इनवाइट किया? इंडिया को इनवाइट किया। G7 का मीट कहाँ पर होने वाला है? तो एल्बर्टा करके एक प्लेस है कनाडा में, वहां पर ही G7 का मीट 2025 में होने वाला है, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्वाइट किया गया। ठीक है,
The G7 transformed into G8 from 1997 to 2030 with the inclusion of China. नहीं जी, चाइना नहीं, पहले रसिया था. फोर्थ इज रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग है, ओनली 2 आर करेक्ट. G7 से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन हम देखें तो G7 जो है ना, G7 का जो फॉर्मेशन हुआ 1973 में हम देख चुके हैं. G7 कोई भी ट्रीटी बेस्ड और ग्रुप नहीं है. ये बस जब ट्रीटी बेस्ड ग्रुप नहीं है तो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या ऑफिस भी अभी तक नहीं है. इवन प्रेसिडेंसी जो है वो एनुअली रोटेट करता है. अगर हम 2025 के प्रेसिडेंसी की बात करें तो वो अभी कनाडा के पास है ना. दैट्स वाई कनाडा ने इंडिया को इन्वाइट भी किया है. कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की G7 जो नेशंस हैं अभी वो बस 10% ही उनके पास वर्ल्ड पॉपुलेशन है. वर्ल्ड पॉपुलेशन का 10% ही है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में 44% से ज़्यादा, 44% से ज़्यादा होल्ड करते हैं. इवन वर्ल्ड की परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो 30% परचेजिंग पावर पैरिटी है. सो 10% आबादी होने के बाद भी नॉमिनल जीडीपी का 44% होल्ड करना, ये अपने आप में एक बात है कि ये काफ़ी रिच नेशंस हैं. और आप यहाँ पे नाम देख के सोच भी सकते हो, अंदाजा भी लगा सकते हो कि रिच नेशंस तो हैं ही, राइट. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम एवी लिस्ट पर. एवी लिस्ट, इससे रिलेटेड एक बड़ा अच्छा आर्टिकल डाउन टू अर्थ में पब्लिश किया गया. दैट एवी लिस्ट फर्स्ट एवर यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट ऑफ बर्ड स्पीसीज, कि पहला एक ऐसा लिस्ट जो कि बर्ड स्पीसीज जितने हैं उनके लिए एक ग्लोबल चेकलिस्ट प्रिपेयर किया गया है, जिसमें सारे स्पीसीज हैं, सब स्पीसीज हैं, बाकी फैमिलीज हैं इन बर्ड स्पीसीज के, सबको इंक्लूड किया गया. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है. पहला स्टेटमेंट, दैट एवी लिस्ट लॉन्च्ड इन जून 2025 वाज डेवलप्ड बाय वर्किंग ग्रुप ऑन एवियन चेकलिस्ट्स विच इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. अभी मैं बताऊंगा तुम्हें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, राइट. द कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड द इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन अमंग अदर्स, इन सब ने मिलकर एवी लिस्ट को लॉन्च किया है 2025 का, करेक्ट. The checklist aim to standardize avian taxonomy globally, replacing earlier lists like the International Ornithological Committee and Clements list, and will be updated annually. Again correct statement है कि इसको annually update किया जाएगा और जो पुराने lists के उसको replace किया गया है. Second is correct. Every list contains around 11,131 species but does not include subspecies. नहीं, यहाँ गलत है. It includes subspecies, the genre, different families of species level at of bird species at different level of classification, है ना. सब स्पीसीज को भी इंक्लूड करता है. थर्ड हो गया रॉन्ग हमारा. 1 in 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. अब जब 1 in 2 करेक्ट हैं तो ये रहा आपका एवी लिस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि एवी लिस्ट पहला ऐसा फर्स्ट एवर है ना, ये सब स्टेटमेंट पे ध्यान दो, फर्स्ट एवर यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट है, राइट, जो कि ग्लोबल एवियन टेक्सोनॉमी एंड कंजर्वेशन को प्रमोट करेगा. इसमें अराउंड 11,131 स्पीसीज हैं और साथ ही साथ बाकी सब स्पीसीज एंड अदर फैमिलीज ऑफ बर्ड्स हैं, राइट. इसको पब्लिश किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, स्पेशली बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल एनजीओ है गाइस, याद रखिएगा, एक इंटरनेशनल लेवल का एनजीओ जिसका फॉर्मेशन 1922 में हो चुका है, मतलब 100 ईयर ओल्ड है, राइट. ध्यान रखें इसको. एंड इसका हेड क्वार्टर क्या है, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम. इसके साथ ही हमारा जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इट इज़ द ऑफिशियल IUCN, इसको IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसका ऑफिशियल अथॉरिटी है फॉर पब्लिशिंग रेड लिस्ट ऑन बर्ड्स. मतलब IUCN जो रेड लिस्ट पब्लिश करेगा बर्ड्स का, उसके लिए ऑफिशियल अथॉरिटी, ऑफिशियल डिसीजन लेने वाला कौन होगा, बर्ड लाइफ होगा. और बर्ड लाइफ वो डिटेल्स किसको भेजेगा, IUCN को, एंड देन IUCN बर्ड से रिलेटेड रेड लिस्ट पब्लिश करेगा, ठीक है. इसे भी ध्यान रखिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल इक्वेटर से रिलेटेड. थर्मल इक्वेटर तो हम जानते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है, बट थर्मल इक्वेटर क्या होता है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. पहला ऑप्शन, द जोन दैट रिसीव्स. थर्मल इक्वेटर ऐसा है कि देखो अभी भी गर्मी लग रही है रिकॉर्ड करने के टाइम में. बारिश तो हुई है आजकल, बट ऐसी बारिश से कुछ लाभ नहीं हुआ. खैर, बारिश भी होगी जल्द. द जोन दैट रिसीव्स द हाइएस्ट सोलर हीट ऑन अर्थ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द जोग्राफिकल इक्वेटर. ये जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये एकदम टू गुड टू बी ट्रू है कि ऐसा जोन जो कि हाईएस्ट सोलर हीट रिसीव करेगा अर्थ पे, लेकिन जोग्राफिकल जो इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है उससे डिफरेंट होता है. पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. हालांकि हम BCD भी पढ़ लेते हैं. बी क्या है, द लो प्रेशर बेल्ट नियर द इक्वेटर वेयर द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज. इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू. द इमेजिनरी लाइन्स इनसर्कलिंग द अर्थ वेयर टेम्परेचर रिमेन्स कंसिस्टेंटली हाई. कंसिस्टेंटली नहीं हाई होता है, ये ना वेरी करता है. द बाउंड्री जोन बिटवीन कोल्ड पोलर एयर एंड वार्म ट्रॉपिकल एयर यूजुअली बिटवीन 50 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड. अगेन गलत, राइट. 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 या ऑप्शन 1 इज करेक्ट.
ये देखो यहाँ पर हमने थर्मल इक्वेटर को डिस्कस करा है। पहले तो मैंने तुम्हें बता दिया कि थर्मल इक्वेटर जिसे हीट इक्वेटर भी बुलाते हैं, कोई फिक्स लाइन नहीं है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर की तरफ फिक्स लाइन नहीं है। ये एक्चुअली में हाईएस्ट मीन एनुअल टेम्परेचर वाला जोन होता है, जो कभी नॉर्थ कभी साउथ इस तरह से वेरी करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये रेड जोन है ना, अब ये रेड जोन कभी ऊपर है, कभी ये रेड जोन नीचे भी आ सकता है, ये वेरी करता है। अभी जो अर्ली मानसून आया ना, अर्ली मानसून, हालांकि अर्ली मानसून का कुछ फ़ायदा अभी मिल नहीं रहा है। कुछ दिनों तक बारिश हुई जिससे फ्लड जैसे सिचुएशंस भी हो गए अलग अलग स्टेट्स में, अर्बन फ्लड भी हम लोगों ने देखा। बट ये अर्ली मानसून के पीछे भी जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने बोला कि ये जो हीट इक्वेटर का डेवलपमेंट हो रहा है या थर्मल इक्वेटर का डेवलपमेंट हो रहा है, कि इक्वेटर के ऊपर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस दोनों के बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ये जो वेरिएशन हो रहा है हीट जोन का, एक आप बोल सकते हो कि एक इमेजनरी इक्वेटर का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्चुअली में इक्वेटर पे हीट ज़्यादा होती है, पर ये इमेजनरी इक्वेटर ना ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, जिसके वजह से अर्ली मानसून या लेट मानसून वाले फिनोमिनन देखने को मिल रहे हैं। इस बार हमने अर्ली मानसून विटनेस किया है। अब ज़रा तुम मुझे ये भी बता दो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करता है तो कौन कौन से स्टेट से पास करता है ना। आप इसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिएगा, वेस्ट टू ईस्ट, राइट, ऐसे अरेंज कीजिएगा। इंडिया में किस किस स्टेट से पास कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी किन नेशन से पास करता है, डज इट पास थ्रू इंडिया, क्या ये इंडिया से पास करता है, और इंडिया से अगर नहीं पास करता तो बाकी किन नेशन से पास करता है, ये भी वर्ल्ड मैप पे पिन पॉइंट कर लो। ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क हो गया। दिन आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर बेस्ड। तो आप यहाँ अरावली रीजन क्या है सबसे पहले ये तुम पॉइंट आउट करो, उससे रिलेटेड फिर आप ये आंसर आराम से बना सकते हो, क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, इसके आंसर ढूंढ सकते हो। हालांकि मैं नेक्स्ट सेशन में इसे डिस्कस कर दूंगा। एंड देन सेकंड क्वेश्चन है एक बुक के ऊपर, जो बुक न्यूज़पेपर में मेंशन थी, टाइगर माई लाइफ रणथंबोर एंड बियॉन्ड। वेयर इज रणथंबोर टाइगर रिजर्व बाय द वे? सो ये बुक टाइगर माई लाइफ रणथंबर एंड बियॉन्ड पे लिखी गई, इस नाम से, इस टाइटल से लिखी गई है। इसके ऑथर कौन है आपको ये मालूम करना है। वाइल फाइंडिंग द ऑथर रीड अबाउट अदर 3 persons एज वेल, दैट इज द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग द होमवर्क। ओके, कल हम लोग फिर से प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे। कीप स्टडिंग, बिना परेशान हुए, बिना घबराए, बिना इधर उधर की बात पर ध्यान दिए अपनी पढ़ाई सिंसियरली कीजिए, चाहे वो इस साल हो या अगले साल हो। जो हारता नहीं है ना, जीत उसी की होती है। ठीक है, हमेशा याद रखो, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो हारना है नहीं, है ना, चाहे दुनिया आपको कितना भी पीछे खींचने की कोशिश करे, हारना नहीं है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।